अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस बार आईटीआर फॉर्म के अंदर अब आपको बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके खाते हैं उन सभी का बैलेंस दिखाना आपके लिए जरूरी है। कौन से खाते हैं जिसका बैलेंस दिखाना पड़ सकता है, इसके बारे में डिटेल आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों जानना चाहता है कि आपके बैंक का बैलेंस कितना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी कौन सी बात जानना चाहता है जिसके थ्रू आपको यहां पर आगे फ्यूचर में कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक का बैलेंस अगर आप नहीं डालते, जीरो डालते, नील डालते हैं, गलत डालते हैं, तो उस केस में आगे आपको नोटिस आएगी और आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर आपकी इनकम आपके बैंक बैलेंस से मैच नहीं करेगी तो इस केस में आप स्क्रूटनी में भी आ सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर नए नए अपडेट लाती रहती है, लेकिन इस बार जो अपडेट है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस बार अब आपसे सीधा बैंक का बैलेंस मांगा जा रहा है। अब तक ये मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था, लेकिन इस बार मांगा जा रहा है। यानी इस बार आपको क्लोजिंग बैलेंस देना है, लेकिन अगले साल से यही क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग हो जाएगा और हर साल जैसे आप क्लोजिंग देते रहेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग सरकार के पास आता रहेगा। और अगर आपने कोई भी गलती करी है इनकम डिक्लेयर करने में, सीधा आपको नोटिस आएगी। यहां पर फास्ट नोटिस आपको आने वाली है। सरकार अब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, एआई डे आ चुकी है और इसी के साथ डिजिटलाइजेशन भी आ चुका है। तो यहां पर आपको पूरी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि कैश को भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है। कैश को आप देखेंगे तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वहां पर भी लिमिट रखी गई है। बैंक रिपोर्ट करता है अगर आप 10 लाख से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा आधार कार्ड के बेसिस पर, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस केस में आपका जो कैश है वो रिपोर्ट हो जाता है। तो एक तो आपको कैश में रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि कैश में एक लिमिट से ज्यादा आप पैसा बैंक में जमा नहीं कर सकते कैश का। दूसरा, यहां पर बैंक के बैलेंस रिगार्डिंग भी आपसे इंफॉर्मेशन जो वो आईटीआर में मांग ली जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से एक जाल बिछाकर आपके पास रख दिया जाएगा, जहां पर आपको मजबूरी में ही आकर अच्छे से पूरी इनकम दिखानी ही पड़ सकती है। आपको पूरा टैक्स देना पड़ सकता है। जो लोग अब तक चोरी कर रहे हैं या टैक्स नहीं भर रहे हैं प्रॉपर, उन लोगों के लिए सीधा यहां पर चेतावनी है कि अब आप सुधर जाइए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ने वाला है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सख्त हो रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं बैंक बैलेंस दिखाना क्यों मैंडेटरी हो रहा है, कौन से बैंक खाते आपको दिखाने होंगे, कौन से नहीं दिखाने हैं। पूरी जानकारी आज के इस एक वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूर जानकारी, कई लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, अगर कोई नोटिस आपके आई है उसका रिप्लाई करवाना है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पर आईटीआर कौन से आईटीआर में दिखाएगा, क्या बैंक बैलेंस दिखाना है, ये जरूरी है। तो बैंक बैलेंस आपको जो दिखाना है वो आईटीआर 4 में दिखाना मैंडेटरी। अब 4 किन लोगों के लिए होगा ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि क्या हमें आईटीआर 1, 2, 3 में दिखाना होगा? नहीं, आईटीआर 1, 2 के अंदर कोई बैलेंस शीट फिगर नहीं जाता है। आईटीआर 3 के अंदर आपके रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन है तो उस केस में मेंटेन में आपको दिखाना वैसे ही रहता है। लेकिन आईटीआर 4 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। 44AD, 44ADA, 44AE के अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे बिना भी यहाँ पर आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे जो है सारी चीजों को, नियमों को चेंज करते हुए इनडायरेक्ट वे में अब आपको खुद से सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। आईटीआर 4 की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, प्रोफेशन हो गए या फ्रीलांसर है या कोई छोटे मोटे कंसल्टेंट है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर 2 करोड़ तक सेल आप दिखा सकते हैं 8% या फिर 6% में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 8%, 6% लोअर प्रॉफिट है, इसमें आप हायर प्रॉफिट तक जा सकते हैं। तो 2 करोड़ तक की अगर आपकी सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, जो भी है, आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप जाएंगे 44AD, 44ADA प्रोफेशन वालों के लिए, 44AE ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। क्या बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी है इस बार से? यस, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से मैंडेटरी है। तो आपको बैंक बैलेंस 31 मार्च 2026 का दिखाना जरूरी होगा, वो भी आईटीआर 4 के अंदर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाना, पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाना है। यानी कि कितना आपने क्रेडिट किया, कितना डेबिट किया, क्या ओपनिंग था, ये आपको सब नहीं दिखाना, आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होगा।
एक दिन का जो बैलेंस है वही दिखाना है, ना ही कोई मंथ वाइज यहाँ पर बैलेंस आपको दिखाना, ना ही कोई हाईएस्ट बैलेंस दिखाना। 31 मार्च के दिन जो हाईएस्ट बैलेंस है ये नहीं दिखाना आपको, यानी 31 मार्च 2026 का जो बैलेंस होगा सिर्फ वही दिखाना है। ऐसा नहीं है कोई हाईएस्ट बैलेंस आपको दिखाने की जरूरत है या पूरा बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है जिसको आपने बिजनेस के लिए यूज किया है, तो इस केस में अगर आप बिजनेस इनकम उसमें आ रही है या बिजनेस का पेमेंट कर रहे हैं तो वो सेविंग अकाउंट का बैलेंस आप दिखा सकते हैं। करंट अकाउंट है जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है तो वो आपको दिखाना है। कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट है अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, या कोई अदर बैंक अकाउंट है जो आपके बिजनेस से लिंक है, जैसे कि यूपीआई हो गया, ये आपसे बिजनेस से लिंक होता है तो उसके इसमें यहां पर आप बैलेंस दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं कौन से बैंक अकाउंट यहां पर आपको दिखाने होंगे। तो जो भी बैंक्स है जैसे नेशनलाइज बैंक हो गई, प्राइवेट बैंक हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जिन भी गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्हें अगर इनमें आपका खाता रखा हुआ है तो इन खाते के अंदर जो बैलेंस होगा, चाहे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपको वो बैलेंस 31 मार्च का दिखाना मैंडेटरी होगा। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक है तो उसका बैलेंस दिखाना होगा। यस, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है जैसे सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कलुपुर कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है, इसका बैलेंस दिखाना पड़ सकता है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में खाता है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इंडिया पोस्ट मैनेज कर रहा है, वहां पर भी अगर आपका खाता है, बिजनेस पर्पज के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए अगर आप यूज करते हैं तो ये दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अच्छा, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट अगर है तो क्या ये दिखाना है, यूपीआई क्या दिखाना पड़ेगा। यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, ये सभी पेमेंट ऐप होते हैं, ये कोई बैंक नहीं होता, यानी इन ऐप से आपका बैंक जो वो लिंक होता है, तो ट्रांजैक्शन जो भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में आ ही रहा है, तो अलग से आपको कुछ भी यूपीआई का दिखाना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पर जो पेमेंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर आप यूपीआई से पैसा आ रहा है तो बैंक आपका बढ़ रहा है, अगर यूपीआई से पैसा जा रहा है तो बैंक आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पर यूपीआई को आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सेपरेटली दिखाना है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखाने हैं। क्लोजिंग में सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग होगा 31 मार्च का वही आपको दिखाना है। अच्छा, पेटीएम या फोन पे वॉलेट अगर है तो क्या होगा, तो वॉलेट भी यहाँ पर बैंक नहीं है, ना ही इसको आपको बैंक अकाउंट माना जाएगा, ना ही इसको आपको बैंक बैलेंस के अंदर दिखाना है। अगर आप रेगुलर बिजनेस वॉलेट से कर रहे हैं तो आप कैश इन हैंड से दिखा सकते हैं, कैश इन हैंड के अंदर जाकर आप अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। रोजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, ये भी बैंक नहीं है, ना ही इसमें कोई बैंक अकाउंट माना जाएगा। जो भी बैलेंस पेंडिंग है वो आप बैंक बैलेंस में ना दिखाएं, आप इसको चाहें, क्योंकि ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में जब भी क्रेडिट होगा तो बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, क्या क्या बैलेंस आपको बैंक अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिक्स डिपॉजिट ये इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक अकाउंट नहीं होता, इसको आपको बैंक बैलेंस में नहीं दिखाना। इसका एफडी का जो ब्याज है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। सेम आरडी के केस में भी ऐसा, ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना कोई बैंक अकाउंट है। आरडी इंटरेस्ट जो है वो आप टैक्सेबल रहता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा सकते हैं। अच्छा, जो भी पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम है, पीपीएफ, एनएससी, केवाईपी, तो इस केस में ये गवर्नमेंट सेविंग स्कीम होती है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट में आप दिखा सकते हैं। बैंक बैलेंस के अंदर दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो ब्याज है कई बार एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्सेबल होता है, तो जिस हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीपीएफ एग्जेम्प्ट है तो वहां पर एग्जेम्प्ट इनकम में आप दिखा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी इन्वेस्टमेंट होता है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये बैंक अकाउंट नहीं है। जो भी इनकम जनरेट हो रही है जैसे कैपिटल गेन, डिविडेंड, मैच्योरिटी अमाउंट है, ये आप अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी लिस्ट मैंने रखी हुई है, ये आपको बैंक बैलेंस में नहीं दिखाना है। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, ये एक लायबिलिटी है, ये आपको बैंक बैलेंस में नहीं दिखाना है। कोई गिफ्ट कार्ड मिला है, वाउचर मिला है, या बीएनपीएल जो बाय नाउ पे लेटर, बाय अभी करते हैं, अगर आप पे लेटर कर रहे हैं तो वो भी बैलेंस आपको नहीं दिखाना है। यूपीआई एप्स नहीं दिखाना है, गूगल पे, अमेजोन पे वॉलेट हो गया, पेटीएम, फोन पे वॉलेट हो गया, पोस्ट डेटेड चेक्स हो गए आपके, टीडीएस रिसीवेबल हो गया, जीएसटी इनपुट क्रेडिट हो गया, चेक आपने रिसीव किया है बट अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक के अंदर, रिफंड अगर आपका आया है, इनकम टैक्स या जीएसटी से आना बाकी है,
या डीमैट अकाउंट की होल्डिंग है, या क्रिप्टो वॉलेट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस हो गया जैसे जीरोधा का हो गया, अपस्टॉक का हो गया, या फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट है, ये सभी को आपको बैंक बैलेंस में दिखाने की जरूरत नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है जो भी आपका बैंक खाता है उसको ही आपको दिखाना है, बाकी सब ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपके अदर हेड्स में जाएंगे। जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कोई अदर असेट्स है तो अदर असेट्स, लोन्स एंड एडवांस इसमें जाएंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीआर के अंदर, आईटीआर जो 4 आप भरते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन आपको दिखाने पड़ते हैं ये ध्यान रखिएगा। कैश सेल आप दिखाते हैं, ऑनलाइन सेल दिखाते हैं, जो अकाउंट पे चेक हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से हो गया। अच्छा, कैश प्रॉफिट आप दिखाते हैं, डिजिटल प्रॉफिट भी दिखाते हैं, जीएसटी नंबर आपको दिखाना पड़ता है, जीएसटी सेल आपको दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये कई बार ऑटोमेटिक एआईएस से भी आ जाता है, जीएसटी सेल्स, जीएसटी परचेस, ये आपके एआईएस से आता है, जो भी जीएसटी R1 भरा है, 3B भरा है, उससे डायरेक्ट आपके एआईएस में दिखेगा। जीएसटी सेल आपको जो है अलग से रिपोर्ट करनी पड़ती है, जो भी सेल्स होती है। इसके अलावा आपने अगर कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट विड्रॉ किया है, तो वो भी बैंक जो है वो आपके एआईएस में रिपोर्ट कर देता है। अच्छा, मैंडेटरी क्या क्या फील्ड आपको आईटीआर 4 में डालने होते हैं, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और बैलेंस विद बैंक। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड, ज्वेलरी, यार आप प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो ये सारे के सारे जो है आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये भी नया ऑप्शन है जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर सरकार द्वारा आईटीआर में डाला गया है। हालांकि ये अभी ऑप्शनल है, लेकिन इन फ्यूचर ये भी इसको मैंडेटरी किया जा सकता है। अच्छा, इसको दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑलरेडी जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, जो भी बैंक है, जो भी कंपनी है जो शेयर्स दे रही है, वो सभी ऑलरेडी रिपोर्ट आपके एआईएस में कर रही है, तो आपको ना चाहते हुए भी वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा जितने भी बैंक आते हैं आपके इंडिया में, एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट को आपको नहीं दिखाना। आईएफसी कोड, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, टाइप जैसे सेविंग, करंट, कौन सा अकाउंट है, ये डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेलें जो है वो आईटीआर 4 के अंदर आपसे मांगी जाती है। हालांकि हम कहते हैं कि 4480 है, 44AE है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है, ना ही कोई इनकम टैक्स ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन सरकार यहाँ पर 0.4 जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ पर सारी की सारी जो फील्ड है मैंडेटरी तो है, इसके अलावा करेक्टली आपको रिपोर्ट भी करनी होती है, सही तरीके से आपको रिपोर्ट करनी होती है। और ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट वे में सरकार आपसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनवा रही है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल जो दी जा रही है, मतलब सारी की सारी आपसे डिटेल मांगी जा रही है, चाहे वो सेल्स को लेकर हो, चाहे वो प्रॉफिट को लेकर हो, सभी डिटेल तो मांग रहे हैं। फिर क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, जबकि आपको इनडायरेक्ट वे में एक छोटी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके फिर ही आईटीआर फाइल करना है, क्योंकि ये एक फिगर अगर आपने गलत डाल दिया तो इस केस में कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके बहुत ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपने इनकरेक्ट अमाउंट डाला है या गलती से आपने इनएडवर्टेंटली गलत अमाउंट डाल दिया, या जीरो, और कई बार लोग जीरो या नील अमाउंट डाल देते हैं, या आपने कोई अमाउंट डाला है जो मिसमैच है या एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में एओ जो है वो आपका एडिशन कर सकता है। इसमें हायर रेट पर टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट लगाकर आप पर डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक रफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जरूर बनवाएं आईटीआर फाइल करने से पहले, या फिर अगर आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर करवाएं। भले ही आप 44AD में है, 44AD प्रोफेशन में है, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन जरूर करें, ताकि आपको आईटीआर फाइल करते वक्त दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपको हमेशा यहाँ पर हायर प्रॉफिट दिखाना होता है, 8%, 6% नहीं दिखाना होता है, लोग यही गलतियां करते हैं। मान लीजिए 80 लाख की आपकी सेल्स है, प्रॉफिट आप 6% दिखा रहे हैं, 4,80,000। अब आपके 3 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, फिक्स डिपॉजिट में आपके 10 लाख है, बैंक बैलेंस आपका 5 लाख है, और प्रॉपर्टी आपने बाई की है 25 लाख। कुल आपका यहाँ पर कितना हो गया? 40 लाख रुपए। 40 लाख का आपने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, ये सब करके रखा है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट 6% नहीं 50% होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 50% जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि ये 40 लाख रुपए है ना, तो 40 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा, 6% नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कहा गया हायर प्रॉफिट दिखाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप हायर प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से यहां पर आपसे बैंक बैलेंस भी मांगा जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता तो चले आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है। आप रिटर्न तो भर रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कहां से आया इतना पैसा?
जैसे ही आप अमाउंट डालेंगे इस बार आपके नोटिस पक्का आने वाली है। जिन लोगों का बैलेंस हायर अमाउंट का है उन लोगों को 100% नोटिस आएगी। अच्छा, बैंक बैलेंस से पैसा निकाले तो डाले कहां पे? व्यक्ति एफडी में भी डाले तो वहां पर भी आपको जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के तहत रिपोर्ट हो जाता है। तो किसी भी तरह से आप यहां पर इस बार नहीं बच पाएंगे। अगर आपने बैलेंस जैसे ही डाला है इस बार सीधा आपको नोटिस आने वाली है। अगर आपका पैसा ज्यादा है, आप इनकम बहुत कम दिखा रहे हैं, आप 50 लाख 1 करोड़ का बैलेंस अगर दिखाएंगे, इस केस में नोटिस आनी ही आनी है। तो एओ जो है वो एडिशन मान लीजिए 35 लाख, जो डिफरेंस मैं कह रहा हूं कि भाई इनकम दिखाने के बाद 35 लाख 20 हजार है, इस पर टैक्स लगाएगा कितना होगा? 36 लाख 80 हजार रुपए। यानी 35 लाख तो मुझे मेरा एक्स्ट्रा बैलेंस है, लेकिन मैं 36 लाख 80 हजार रुपए देना पड़ रहा है। एक्चुअली अगर हमने टैक्स सही से दिया होता तो 10 लाख या 11 लाख रुपए जितना ही टैक्स देना पड़ता। तो हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट दिखाए, 8% 6% में आप कभी ना दिखाएं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक करता है आपके बैंक बैलेंस को लेकर? देखो, ओपनिंग बैलेंस जो है वो मान लीजिए आपका रहेगा 25 लाख 15 हजार रुपए। अगले साल से ये जो क्लोजिंग इस बार आप डालेंगे वो ओपनिंग हो जाएगा और फिर हर बार क्लोजिंग आप डालते रहेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग सरकार के पास आता रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए आपका 76 लाख 35,000, तो बैंक बैलेंस कितना बढ़ा आपका पूरे साल में? 51 लाख रुपए का बढ़ा। 51 लाख से आपका बैलेंस जो है वो बढ़ गया। भले आपने कितने भी ट्रांजेक्शन किए लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आपका इतना आया है। अब रिटर्न आप 8 लाख 40 हजार रुपए की दिखाएंगे तो यहां पर मिसमैच तो ये हुआ 42 लाख का। तो इस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, पूछेगा इस डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं दे पाएंगे और अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी तो 50 से 200% की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। अच्छा, डिफरेंस का कारण भी हो सकता है जो हमने लिखा भी है यहाँ पर, हो सकता है आपने लोन लिया हो बैंक से, रिलेटिव से या फ्रेंड से, 40 लाख का लोन लेके डाल दिया हो बैंक में, ये भी हो सकता है, इसके वजह से बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। गिफ्ट आपने रिसीव करी है फादर से 40-50 लाख रुपए मिल गए। पीपीएफ की मैच्योरिटी आई 15 साल के बाद, पीपीएफ की अगर आपके पास मैच्योरिटी आई है बैलेंस बढ़ सकता है आपका। अच्छा, एलआईसी की मैच्योरिटी आई या पुराना डेटर आपका पेमेंट हुआ है। पुराने डेटर मेरे ऐसे पड़े हुए थे 3-3 4-4 साल पहले जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, लेकिन अचानक इस बार एक डेटर ने पेमेंट कर दी 40 लाख रुपए, तो उसकी वजह से भी आपका बैलेंस बढ़ सकता है। एफडी मैच्योर हो गई है, उसके वजह से भी हो गया। कैश डिपॉजिट, आपने दूसरी बैंक से पैसा निकाला इस बैंक में डाल दिया, या फिर आपने सेल्फ ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन सेल्फ ट्रांसफर कर दिया एक बैंक से दूसरे बैंक में। हालांकि इसमें अमाउंट में इफेक्ट नहीं होगा, जो भी बैलेंस है वो एक दूसरे से, यानी एक जगह कम होगा एक जगह ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है हर एक चीज के लिए। जिस वजह से आपका जो बैलेंस बढ़ा है, डिफरेंस आया है, इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए जरूरी है। एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगा, मुंह जबानी नहीं होगा। लोग कह देते हैं कि भाई ऐसे बैलेंस बढ़ गया हमारा, हम बता देंगे एग्रीकल्चर इनकम है, हम बता देंगे ये है, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपकी बात नहीं मानता, डॉक्यूमेंट मांगता है। प्रॉपर यहां पर लिंक होना चाहिए आपका सारा डॉक्यूमेंट, जो भी पैसा बढ़ता है। अगर वो लिंक नहीं हुआ, अगर उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो इस केस में आपको 100% पेनल्टियां लगाई जाएगी। तो ये रहा, यहां पर साफ लिखा है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस वालों के लिए है मेन 31 मार्च 2026 को आपको ध्यान रखना है। बैलेंस विद बैंक जो है वो आपको दिखाना अब मैंडेटरी है। सन्ड्री क्रेडिटर था, इन्वेंट्री था, डेटर था और कैश इन हैंड था, ये 4 तो थे पहले। अब आपके लिए ये बैलेंस विद बैंक दिखाना भी मैंडेटरी होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ये एक नया आया है ऑप्शन, और ये आपका मैंडेटरी कर दिया है, ये हालांकि ऑप्शनल रहेगा आपका। अब कई लोगों का सवाल है कि यहां पर क्या हमें पर्सनल सेविंग अकाउंट दिखाना है? तो अगर आप अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ सकता है, लेकिन अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं है तो उस केस में आपको शायद नहीं दिखाना, हालांकि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैलेंस विद बैंक अकाउंट जो है वो अब आपको दिखाना मैंडेटरी होगा, चाहे सेविंग है करंट है, सब यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाना है इस बार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट किया 65 लाख रुपए, कैश विड्रॉल किया 15 लाख रुपए, और इनकम आप दिखा रहे 5 लाख की, और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 25 लाख रुपए। डिफरेंस यहाँ पर नेट कितना हुआ? 50 लाख, लेकिन आपकी इनकम से ना मैच कर रहा है ना बैंक बैलेंस से मैच कर रहा है, तो इस केस में सिस्टम फ्लैग कर देगा और नोटिस आपको जारी कर देगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कोर्ट के अंदर या पुलिस कभी भी आती है तो आपसे सबूत मांगती है, तो इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे सबूत मांगेगा। कहानियों से काम नहीं चलेगा, आप कुछ भी कहानी बना ले, कुछ भी कह ले, नहीं चलेगा। सबूत होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, जस्टिफिकेशन है, उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते।
लेकिन अगर आप सिर्फ कहानियां बताएंगे, पैसा इधर से था, इधर से था, इधर से था, कई लोग कहानियां ही बताते हैं, कई बार लोग कहानियां ही कहानियां बोलते हैं, नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगा, सबूत के बेसिस पे होगा। सबूत होना चाहिए। पुलिस आपको तभी छोड़ेगी जब आप निर्दोष होगे, लेकिन निर्दोष होने के लिए भी आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। अगर सबूत नहीं है, भूल जाइए, आपको पेनल्टी लगाएंगे। तो हमेशा सबूत होना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, अब बैंक अकाउंट जो है वो ध्यान रखिएगा। आपका बैंक अकाउंट, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बैंक बैलेंस नहीं डालेंगे या बैंक अकाउंट ऑनलाइन अपडेट नहीं करेंगे तो सरकार को नहीं पता चलेगा। आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी बैंक अकाउंट है, ये सभी आपके पैन कार्ड से और आपके आधार कार्ड से लिंक रहते हैं। तो अगर आप छुपा भी ले तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। आपके पैन कार्ड डालते ही, आपका पैन नंबर डालते ही सारे के सारे बैंक खाते इनकम टैक्स की नजर में आ जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें कि हम जो है 2 बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दें, बाकी की डिटेल ना डालें, तो हो सकता है हम बच जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। जब नोटिस आएगी तब सारे बैंक अकाउंट मांगे जाएंगे। और अगर आपने बैंक अकाउंट प्रॉपर नहीं दिखाया, आपका आईटीआर डिफेक्टिव भी होगा, साथ में नोटिस में पेनल्टियां भर भर के आप पर लगाई जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपके पास 3-4 अकाउंट हो, चाहे एक अकाउंट हो, प्रॉपर आपको बैंक अकाउंट दिखाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुपके से आपके नजर रखे हुए है। अगर आप गलती करेंगे तो इस केस में भारी नुकसान आपको हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है। 135 करोड़ की जनता है सिर्फ, जिसका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उन सभी का पैन नंबर डालकर चेक किया जा सकता है। अब तो आधार कार्ड भी लिंक कर दिया है, तो आधार कार्ड के बेसिस पर भी आपका खाता पकड़ा जाएगा। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उनको भी देखा जा सकता है। ऐसा ना समझे पैन कार्ड नहीं है तो हम बच जाएंगे। आधार कार्ड के बेसिस पर भी आपका लिंक करवाया हुआ है। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, सारे ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मौका देता है कि आप खुद से ही सब डिक्लेयर करें, क्योंकि जो भी रिटर्न होती है वो सेल्फ डिक्लेरेशन होती है। अगर आप नहीं दिखाएंगे, चोरी करेंगे, गलतियां करेंगे, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर बैठा है आप पर कार्रवाई करने के लिए। जिस तरह एक बच्चा अगर एग्जाम में नकल करता है तो टीचर जानता है कि वो बच्चा जो है वो अगर सही से अगर नकल ना करके सही से अगर पास होता है तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो नकल करता है तो जब टीचर उसको पकड़ता है तो पनिशमेंट भी उतनी ही मिलती है। तो इसी तरह अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स छुपाते हैं, गलत तरीके से पैसा अगर छुपा रहे हैं, तो इस केस में आपको ही परेशानी, दिक्कत आने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक टीचर की तरह आप पर निगरानी रखता है। जैसे ही आप गलती करोगे आपको पकड़ के यहाँ पर जुर्माना लगा सकता है, यानी सजा दे सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।